नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक स्क्रीनिंग कमेटी का किया गठन, जो किसानों के जीवन स्तर पर सीधे प्रभाव डालने वाले समाधानों का करेगी मूल्यांकन। कमेटी में आईआईटी, आईआईएम, भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ हैं शामिल। सागर परिक्रमा का 10वां चरण आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में फिश फूड फेस्टिवल में मछुआरों और महिलाओं की भागीदारी के साथ हुआ संपन्न। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने वीआरसी मैदान नेल्लौर में फिश फूड फेस्टिवल का किया उद्घाटन। मछुआरों को बांटे गए लगभग 1.58 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। रुपाला ने कहा कि देश के सभी मछुआरों को केसीसी प्रदान करने का है लक्ष्य। पशु स्वास्थ्य के विश्व संगठन ने भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की 100 घोषणा को दी मंजूरी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को 26 पोल्ट्री क्षेत्रों में उच्च रोगकारक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की है 100 घोषणा। मौसम विभाग ने 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की जताई संभावना। कहा कि तमिलनाडु और केरल में कई स्थानों पर भारी बारिश की है संभावना। केरल के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। तमिलनाडु और केरल में मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी। और अब समाचार विस्तार से। नवाचारों का लाभ उठाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आईआईएसईआर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें डोमेन विशेषज्ञ और उद्योग के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ये समिति उन नवोन्मेषी समाधानों का मूल्यांकन करेगी जो किसानों की भलाई पर सीधा प्रभाव डालते हैं। कृषि तकनीक क्षेत्र में पिछले दशक में युवा प्रतिभाओं के कारण तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो इस क्षेत्र के लिए ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं के सामने विश्वसनीय डेटा और रणनीतिक मार्गदर्शन की कमी जैसी चुनौतियां आती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ऐसी सभी संस्थाओं को उनके समाधानों को संचालित करने और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में आवश्यक सहायता प्रदान करके अवसर प्रदान करेगी। यदि समाधान नवीन है तो इन्हें राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया जा सकता है। भारत में कृषि क्षेत्र एक उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो प्रौद्योगिकी और नवीन प्रथाओं में तीव्र गति से हो रही प्रगति से प्रेरित है। कृषि स्टार्टअप और अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं से लैस निजी क्षेत्र की संस्थाओं की उपस्थिति से इस विकास में तेजी आई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की क्षमता का उपयोग करते हुए एक सुदृढ़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण ने पहले ही इस क्षेत्र में आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किए हैं। सागर परिक्रमा का 10वां चरण आंध्र प्रदेश के नेल्लौर की वीआरसी ग्राउंड में फिश फूड फेस्टिवल में 2000 से अधिक मछुआरों और महिलाओं, एफपीओस, उद्यमियों और अन्य हितधारकों की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। सागर परिक्रमा की 10वीं चरण का आज कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश पहुंचा। केंद्रीय मंत्री रुपाला ने कृष्णापट्टनम में मछली पकड़ने वाले गांव रामनगर का दौरा किया। पुरुषोत्तम रुपाला ने वीआरसी मैदान नेल्लौर में फिश फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उद्यमियों, एफपीओ, मछुआरों और महिलाओं मछुआरों से भी बातचीत की। रुपाला ने संबोधन में मत्स्य पालन क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला, क्योंकि ये लगभग 8000 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र को कवर करने वाले लगभग 3 करोड़ मछुआरों और उनके परिवारों से जुड़ा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है और मछली उत्पादन में ये राज्य लगभग 30% योगदान करता है। प्रधानमंत्री जी ने जब मत्स्य विभाग को इतना महत्व दिया, स्वतंत्र मंत्रालय दिया, इसी के बाद प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में
मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके एक योजना दी, जिसके जरिए 30 से अधिक गतिविधियों को भारत सरकार की ओर से सहायता देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। 20,000 करोड़ की राशि की ये योजना आजादी के बाद भारत सरकार ने पहली बार मछुआरे समाज के लिए समर्पित की। मुझे आंध्र प्रदेश के मछुआरे भाई बहनों को बधाई देनी है। देश के उत्पादन के 30% उत्पादन अकेला आंध्र प्रदेश कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। परषोत्तम रूपाला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सागर परिक्रमा एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम है जो मछुआरों को उनकी समस्याओं को घर पर ही हल करने के लिए मंत्रियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों से मिलने व बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। ये जब समुंदर में मछुआरे डीप सी फिशिंग के लिए आगे चले जाते हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डरें इसमें आने होती है और इसके कहीं कहीं उल्लंघन भी हो सकता है, और तभी इनको ये सूचित करने के लिए कि आप कहाँ हैं, इसके लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए एक ट्रांसपोंडर करके एक डिवाइस फिशरमैनों को देने का भारत सरकार ने निर्णय लिया और ये भी सभी को उपलब्ध कराने के कार्यक्रम जारी कर दिए गए। रूपाला ने कहा कि मछुआरों को लगभग 1.58 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं और उनका लक्ष्य देश के सभी मछुआरों को केसीसी प्रदान करना है। उन्होंने प्रदर्शनी में प्राकृतिक मत्स्य उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न उद्यमियों, एफपीओ, मछली किसानों के प्रयासों की भी सराहना की। नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्यकारों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का जो अधिकार दिया है वो सारे फिशरमैनों को मिले, उसके लिए राज्य सरकार थोड़ा और ध्यान दे, ऐसी मैं अनुग्रह भी करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिशरीज सेक्टर को देश के अर्थतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बनाना चाहते हैं। इसके लिए योजना बना रहे हैं। ये योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचे, आपकी समस्याओं की जानकारी हमारे तक पहुंचे, इसके लिए ये सागर परिक्रमा का श्रम हम उठा रहे हैं। भारत के पोल्ट्री उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विशिष्ट पोल्ट्री क्षेत्रों में अत्यधिक रोग कारक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की भारत की 100 घोषणा को मंजूरी दे दी है। यह उपलब्धि पशु स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अत्यधिक रोग कारक एवियन इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है। ये भारत में पहली बार फरवरी 2006 में महाराष्ट्र में पाया गया था। देश में उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक रोग कारक एवं संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा का साल दर साल प्रकोप होता रहा है और इससे काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। ये बीमारी 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाई गई है। एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 90 लाख से अधिक पक्षियों को मार दिया गया है। अत्यधिक रोग कारक एवियन इन्फ्लुएंजा को नियंत्रित करने के लिए भारत का दृष्टिकोण एवियन इन्फ्लुएंजा के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में उल्लिखित पता लगाने और मारने की नीति का पालन करता है। इस व्यापक प्रक्रिया में संक्रमित और निराश्रित जानवरों, अंडे, चारा, कूड़ा और अन्य दूषित सामग्रियों को नष्ट किया जाना शामिल है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कटक, उड़ीसा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन पर कहा है कि पिछले 9.5 सालों में उड़ीसा में 32 लाख घर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार, गरीबों का हक मारना उड़ीसा सरकार की नीति बनी है। 2024 के 31 मार्च तक अगर सारे घर देने हैं तो प्रतिदिन 9,000 घर बनने चाहिए, लेकिन आज सिर्फ 32 घर बने हैं। ये इस सरकार के काम करने का तरीका है। ये सरकार लोगों की भलाई के लिए नहीं है। उड़ीसा में कुल मिला के पिछले 9.5 साल में 32 लाख घर दिया गया है। ये घर पूरा नहीं हो रहा है। अभी भी 10 लाख घर वर्क ऑर्डर दिया गया है, घर नहीं बन पा रहा है। भ्रष्टाचार, गरीबों की हकमारी, ये यहाँ की सरकार की नीति बनी है। 2024 मार्च 31 तक
पूरा घर कंप्लीट करना है तो प्रतिदिन 9000 घर बननी चाहिए ना। आज घर बन रहा है सिर्फ 32। 9000 कहाँ, 32 कहाँ? ये इस सरकार की काम करने की तरीका और उनकी क्षमता की परिचायक है। अखंड भ्रष्टाचार में डूबने वाला है सरकार, लोगों की भलाई के लिए नहीं है। कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात, निर्यात और व्यापार से संबंधित विवादित मामलों के समय पर निपटान के संदर्भ में भारत वैश्विक जगत की अगुवाई कर रहा है और इसी क्रम में नई दिल्ली में अपनी तरह के विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई है। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में भारत तकरीबन $55 बिलियन का निर्यात और करीब $22 बिलियन का आयात कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा आयोजित IAAC की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में भाग लेने आए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल जस्टिस P सदाशिवन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिहाज से वैश्विक स्तर पर एक स्वागत योग्य पहल है। The establishment of IAAC is a pioneering move to address never emerging challenges, the newer emerging challenges of globalization in the agro-trade. कार्यक्रम में मौजूद सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनिल के दवे ने कहा कि किसानों के व्यापार से संबंधित विवादित मामलों के समय पर निपटान के संदर्भ में यह पहल काबिले तारीफ है। Small man, that small farmer will not be in a position to afford a good lawyer, so he would be surely in difficulties. But if such associations make some arrangements for expert persons at not very high value, because the cost of arbitration is definitely less. One may feel that you pay something more to arbitrator and lawyer at the initial stage, but in long run it is definitely more economical. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अशोक दलवई ने कहा कि कृषि से जुड़े विवादित मामलों के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र सार्थक मदद करेगा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आर्बिट्रेशन व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। आजकल तो इंडस्ट्री सेक्टर में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, मगर एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। तो ये पहली बार एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ एक व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में किसानों के हितार्थ इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन के तहत, लॉ के प्रोविजन के तहत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम है, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल नेचर के जो होते हैं उनको कोर्ट से जाने से पहले एक आर्बिट्रेशन सेंटर में, मीडिएशन सेंटर में एक सॉल्व किया जाता है। तो ये कंसिलिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन दुनिया का फूड एंड एग्रीकल्चर का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है। Today is an extraordinary day as we gather to celebrate the launch of the International Agro Arbitration Center. This event marks a significant milestone in the world of agribusiness and dispute resolution. कार्यक्रम में भाग लेने आए कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की महत्ता पर अपने विचार रखे। His approach was, like many people said, was humanitarian approach, which was actually addressed putting the person at the bottom of the pyramid, putting the poorest of the poor at the center and thinking about what could he have done. कृषि व्यापार में लोग शामिल हैं, उसमें छोटे प्लेयर्स भी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, तो उनकी बराबरी भी नहीं है समझौता करने की या कोर्ट में आने जाने की। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक ऐसी संस्था हो जहां पे बग़ैर बहुत पैसा खर्च किए हुए, बग़ैर बड़े छोटे का जो कहा जाए फ़ायदा बड़े को मिलता है छोटे के ऊपर, उसको किसी तरह से लेवल पे लाया जाए और सही तरह से न्याय हो सके। उसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। सारी चीज़ें जो हैं जो किसानों से आती हैं उनको इंडस्ट्री तक पहुंचने में बहुत ही सहूलियत होगी और जो सप्लाई चेन का इम्प्रूवमेंट होगा
और जो विवाद हो जाते हैं उनको भी सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा भारत सहित दुनिया भर की कृषि खाद्य प्रणालियों के व्यापारिक मामलों को अधिक न्याय संगत और समावेशी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत की है, जो वैश्विक स्तर पर कृषि विवादों के समाधान के साथ ट्रेडर्स व स्टेक होल्डर्स के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का काम करेगी। कृषि क्षेत्र में भारत का तकरीबन 5 लाख करोड़ का सालाना निर्यात होता है, वहीं तकरीबन 2 लाख करोड़ का आयात होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयात, निर्यात और व्यापार संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई है, जो विश्व का पहला कृषि मध्यस्थता केंद्र बना है। निश्चित तौर पर इस केंद्र के बनने से एक और जहाँ कृषि से संबंधित रोजगार, व्यापार और कारोबार के साथ साथ संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत को विदेशी राजस्व अर्जित करने में बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय मौसम विभाग ने 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरल में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी जिलों में 18 अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है। इस दौरान मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी गई है। केरल के कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने दक्षिणी कोंकण और गोवा तथा महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। केंद्र सरकार के सभी विभागों में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में स्वच्छता ही सेवा के तहत जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला द्वारा नई दिल्ली स्थित संजय वन में साफ सफाई की गई। इस दौरान कार्मिकों को दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाने की प्रतिज्ञा भी दी गई। और देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता में ईश्वर का वास है। महात्मा गांधी के इन अनमोल वचनों की प्रासंगिकता को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान चलाया है। इसी क्रम में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला द्वारा नई दिल्ली स्थित संजय वन की साफ सफाई की गई। स्वच्छता के इस महा अभियान की अगुवाई करते हुए CSMRS की निदेशक डॉक्टर चित्रा ने खुद आगे आकर श्रमदान कर साफ सफाई का बीड़ा उठाया। डॉक्टर चित्रा ने कहा कि संस्थान के सभी कार्मिकों ने इस पुनीत कार्य में स्वच्छाग्रही बनकर खुले मन से श्रमदान किया। स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग ये कर रहे हैं। ये संजय वन है, इसको हर साल हम आते हैं। इसमें वाटर बॉडीज़ भी है, वो सब सफाई का हम करते हैं। आज हमारे सारे ऑफिसेस, जो हमारा दफ्तर का ऑफिसेस है, मोर देन 50-60 लोग आके अपना योगदान किए हैं। घर को सफाई तो हर कोई रखता है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स और रोड्स वगैरह हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए। डॉक्टर चित्रा ने कहा कि स्वच्छता की आहुति में नारी शक्ति के प्रतीक CSMRS की महिला कार्मिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साफ सफाई में सबसे पहले तो नारी का योगदान रहता है घर पे, और वही यहाँ पे भी है। नारी हमेशा पानी के तहत भी वही सेव करती है और पानी का इस्तेमाल करने वाली भी वही है, और नारी का योगदान भी रहा है। हमारा ऑफिस में, हमारा दफ्तर में, कार्यालय में जितने भी नारी है वो सब यहाँ पे आके अपना योगदान बहुत खुशी खुशी दिए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के वैज्ञानिक एवं स्वच्छता ही सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर NP होनकंडवर ने कहा कि देश स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, इसलिए व्यापक स्तर पर हम इस अभियान को चला रहे हैं। स्पेशल कैंपेन 3.0 के तहत हम लोग स्वच्छता अभियान में आए हुए हैं संजय वन। इसमें अभी सुबह से हम यहाँ सफाई किया, जल का भी, और जल का सराउंडिंग एरिया में जितना भी प्लास्टिक है, बॉटल्स है, जो फ्लोटिंग मटेरियल है, इस सारे के सारे सफाई किया है। जब देश स्वस्थ बनेगा, जब वो स्वच्छ रहेगा,
तो हम लोग यही नारे का लेके आगे चल रहा है। केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने सितंबर माह में संजय वन में स्थित झील की सफाई की, जिससे आज यहां पर प्राकृतिक खूबसूरती बढ़ी है, जिसके चलते वन्य पक्षी विचरण करने आ रहे हैं। संजय वन में ये जो झील हम लोग देख रहे हैं, इसमें पहले बहुत कचरा हुआ करता था और हमारे वैज्ञानिकों ने और ऑफिसर्स ने यहाँ पे आके काफ़ी सफाई करवाई। यहाँ पर जितना भी प्लास्टिक कचरा होता था, बोतलें वगैरह होती थी, चिप्स के वगैरह पैकेट्स वगैरह होते थे, वो सब हम लोगों ने साफ़ किया। उसका नतीजा ये निकला है कि आज जो है इस झील के अंदर पक्षी और वो विचरण कर रहे हैं और उनकी आवाज़ें भी जो है हम लोगों को बैकग्राउंड में सुनाई पड़ती हैं। स्वच्छता के प्रति संवेदनशील रहने वाली केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला की निदेशक डॉक्टर चित्रा का मानना है कि स्वच्छता न सिर्फ हर सरकारी योजना का बल्कि नागरिकों की जीवन शैली का भी मूलभूत सिद्धांत बन गया है। इसलिए हमारे संस्थान के कार्मिकों ने इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर देश को ग्रीन व क्लीन बनाए रखने का प्रण लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा है अभियान की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को गति देने के लिए नई दिल्ली स्थित संजय वन उद्यान में साफ सफाई का महाअभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत इन्होंने न केवल साफ सफाई की बल्कि संजय झील के पानी को स्वच्छ, अविरल और निर्मल बनाने के लिए उसमें भी स्वच्छ अभियान को चलाया गया। निश्चित तौर पर इस अभियान के तहत एक और भारत को स्वच्छ और सेहतमंद इंडिया की संकल्पना में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन और क्लीन इंडिया के सपने को सच्चे मायनों में साकार करने का सार्थक प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को राजकोट, सिद्धपुर और मालपुरा मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 13 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2530 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 2525 रुपए पर आ गया। राजस्थान की मालपुरा मंडी में 13 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2370 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2360 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते शुक्रवार को गेहूं का भाव रहा 2360 रुपए। शनिवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2360 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां शनिवार को महरौनी मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2300 रुपए। तुलसीपुर की मंडी में गेहूं 2400 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही चरखारी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2300 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। भाजपा ने अपने 7 सांसदों को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए उतारा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया है।
वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। सेना कमांडरों का सम्मेलन इस महीने नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संयोजन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने में अहम योगदान दिया। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का जीवन देश के युवाओं को नई सोच व समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 23 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा रात के 1 बजे करीब समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जिसमें टेम्पो ट्रैवल और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 35 यात्री सवार थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी सही दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 अभियान शुरू किया है। नेशनल हाईवेज बिल्डर्स फेडरेशन NHBF के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाफ मैराथन में हर उम्र के लोग उत्साह के साथ दौड़ते नजर आए। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली हाफ मैराथन में इस बार दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पहुंचे हैं। ये देखने की बात है कि देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनाने के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गंगटोक में पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र के एक वरिष्ठ अधीक्षक और एक निजी व्यक्ति को कथित रूप से 1,90,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।